नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक आप देख रहे हैं वक्त हो चुका है खबरदार का। स्वागत है आपका खबरदार में। तो अब हम इसी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत में होने की, उनके रोड शो की, ज़बरदस्त सजे हुए 11 किलोमीटर के रास्ते की, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूरत में नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो ने ये सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी ने मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ खबरदार में हमारी संवाददाता गोपी घांगर भी बनी रहेंगी और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी भी बने रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो खबरदार में आज हम पूरा विश्लेषण इसी बात पर करेंगे और वो विश्लेषण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चुनावों का शंखनाद कर चुके हैं और ये भव्य तस्वीर एक बार ज़रूर देखिए आप, किस तरह से रंगों का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से रोशनी का इस्तेमाल किया गया है। और ये तैयारियां न सिर्फ इस रोड शो की हैं बल्कि तैयारी विधानसभा चुनाव की है। गोपी और निशांत, आइए अब हम विस्तार से चर्चा करें और विश्लेषण करें गुजरात विधानसभा में आने वाले चुनावों का। गोपी, क्या गुजराती इस बात से खुश हैं, गुजरात के लोग इस बात से खुश हैं कि उनका प्रधानमंत्री गुजराती है और गुजरात के लोगों के लिए बीजेपी का लोकल स्थानीय नेतृत्व उतना मायने नहीं रखता गोपी, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना और अमित शाह का गुजराती होना बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों के लिए? गोपी जी बिल्कुल सईद, आपको बता दूं कि लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोरारजी देसाई के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से प्रधानमंत्री बने हैं। तो लोग काफ़ी खुश है कि वो एक प्रधानमंत्री जो है वो गुजराती प्रधानमंत्री है। और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष, जो कि सबसे बड़ी देश की पार्टी के अध्यक्ष है अमित शाह, वो भी एक गुजराती है। लेकिन गुजराती होना और गुजरात की राजनीति में होना, इस दोनों में बहुत फ़र्क रखता है सईद, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से पिछले दिनों, हालांकि अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में लोग आज भी बीजेपी के समर्थन में बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वो वहाँ पे एक एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो ज़रूर दिखता है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि 20 साल हो चुके हैं, 20 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, तो आने वाले दिनों में और क्या कर पाएगी। सही गोपी, ठीक है, आप दो हिस्सों में ज़रूर बांट रही हैं गुजरात के मतदाताओं को, एक शहरी और एक ग्रामीण, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे, मुद्दों पर भी आपसे बात करेंगे, चुनौतियों पर भी करेंगे। लेकिन निशांत, क्योंकि लगातार निशांत हमने दो हिस्सों में बांट दिया है हमने, आपसे भी हम चर्चा करेंगे हर मुद्दे पर। लेकिन इस वक्त आप हमें ये बताइए कि आपने ये जो पूरा 6 किलोमीटर का, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वो 5.5-6 किलोमीटर वाली पर पहुंचती है, क्या कुछ आपने इस रोड शो के बारे में देखा, समझा, जाना, क्या महसूस किया? निशांत। देखिए, मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूं। पहले तो रोड शो, मैं ये बात आपको शुरू से कह रहा हूं, रोड शो यहां पर जो हुआ है ये अप्रत्याशित है जिस तरीके से हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहां के लोग इस बात से इतने खुश थे कि प्रधानमंत्री हमारे पास आ रहे हैं, एक रात स्पेंड कर रहे हैं। अब आप इसको अंदाज़ा लगाएं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि सर्किट हाउस जहां पे प्रधानमंत्री रुके हैं, लोग वहां पर बस देखने जा रहे हैं कि सर्किट हाउस कैसा दिख रहा है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब रोड शो करते हैं तो एक फीलिंग मैं आपको बताता हूं। ये फीलिंग बनारस में आई थी। बनारस में प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं, बनारस के से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री आए। जब प्रधानमंत्री ने वहां पे रोड शो किया और जब यहां पे रोड शो किया और प्रधानमंत्री के वहां के रोड शो के आसपास ही अखिलेश का भी रोड शो था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस रोड शो में जो जनसमूह था, वो, अब मैं ये नहीं बता सकता आपको कि कौन कौन सी पार्टी के लोग भी इस मंच पे मौजूद थे, दिखाई दिए, बोल नहीं रहे थे लेकिन आए। क्यों? क्योंकि आज एक फैक्टर ये है कि रोड शो हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दूसरा फैक्टर ये है
जो अपोजिशन पार्टी है वो यूपी की हार के बाद कहीं ना कहीं ये उसको लगने लगा है कि अब बीजेपी के पास वो फॉर्मूला आ गया है कि उनको पता है चुनाव कैसे जीतने। वो ये एक्सपेक्ट नहीं, अभी भी वो ये नहीं मान रहे कि यहां पर कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है, नहीं, अभी भी वो ये बात नहीं मानते। हालांकि अगर आप गुजरात में आइए, दो चीज तो कोई मना नहीं कर सकता, पहला सड़क और दूसरा बिजली, हर जगह दिखाई देती है। बिजली को लेकर यूपी में भी काफी बातें हो रही हैं, बिजली को लेकर पीयूष गोयल साहब देश में काफी बातें कर रहे हैं, सड़क को लेकर नितिन गडकरी काफी बातें कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए परसेप्शन की, तो रोड शो से एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। अगर अच्छी शुरुआत की बात, जो अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, तो हाफ डन अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा गया। खासकर सूरत में, देखिए इधर उधर की बात ना करें, सूरत में जो मैसेज जाना था वो जा चुका है। कंसोलिडेशन जो होना था वो मुझे लगता है शायद काफी हद तक हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात की जाए अपोजिशन की, अपोजिशन बहुत कमजोर है यहां पर। दूसरा फैक्टर जो है वो ये मायने रखता है कि यहां पर बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के खिलाफ भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा एमएलए के खिलाफ होता है। अगर पार्टी अपने लोकल एमएलए चेंज करती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी को 50% नेगेट कर देती है, तो वो स्ट्रैटेजी भी इन लोगों को पता है। ओवरऑल आपने जो सवाल पूछा लबोलबाब रोड शो का, जी, रोड शो से एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। रोड शो से न सिर्फ गुजरात में मैसेज किया है, बल्कि देश दुनिया भर में जो गुजराती हैं उनमें एक बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है, क्योंकि वो एक बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी है। निशांत से शायद हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लगातार ये रोड शो चल रहा है, 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोश जुनून में कोई कमी नहीं है, उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिस अंदाज में हुआ, उससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में एक गुजराती का प्रधानमंत्री होना बड़ा मुद्दा होगा, जिसका जिक्र और जो बात अभी हम गोपी घांगर से भी कर रहे थे। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी क्या मुद्दा होंगे, चुनावी पिच पर उतरकर मोदी को उतारकर बीजेपी ने क्या अपना बड़ा दांव चल दिया है, क्या इसकी शुरुआत आज इस वक्त सूरत से हो गई। मोदी क्या आए, सूरत की सूरत ही बदल गई। रंगीन रोशनी से सराबोर इस शहर को पहचानना मुश्किल हो गया। मोदी का यहाँ आना सूरत वालों के लिए एक उत्सव जैसा बन गया। मोदी भुवनेश्वर से यहाँ पहुंचे। एयरपोर्ट पर थोड़ी देर आराम करने के बाद उनका काफिला शहर की तरफ बढ़ा और उस काफिले के साथ पूरा शहर भी मानो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगा। मोदी के काफिले की अगुवाई मोटरसाइकिलों का दस्ता कर रहा था, जिसमें हजारों बाइकर्स थे। उनके पीछे मजबूत सुरक्षा घेरे में पीएम मोदी चल रहे थे। शाम का अंधेरा था, लेकिन हाथ हिलाते मोदी को करीब से देखने वालों का लंबा सिलसिला था। ये महिला क्वीन है, ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं बाइकर्स पे जा रही है। ये महिला, इनको बाइकर क्वींस कहा गया है। ये महिलाएं हैं जो निकल रही है यहां पर बाइक पे। ये देखिए, बाइकर क्वींस इनको नाम दिया गया है। और ये इसके तुरंत बाद यहां पर प्रधानमंत्री, ये देखिए कमल का फूल बाइक पर जाता हुआ, ये देखिए आप। जाहिर है सूरत प्रशासन ने शहर को मोदी मय बना दिया। जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले थे। इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड में मोदी की विशाल तस्वीरें चमक रही थी। मोदी का सूरत आना एक मेगा शो की तरह रहा। 12,000 मीटर लंबी साड़ी से रूट को सजाया गया। 20,000 बाइकर्स को मोदी की अगवानी में लगाया गया। 22 फीट ऊंची मोदी की 3D मूर्ति बनाई गई। 40 फीट का कटआउट लगाया गया।
करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाई गई। ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री यहां पर सबके सामने यहां पर आते हुए, पुलिस एसपीजी कमांडोज यहां पर मौजूद है और ये देखें आप किस तरीके से लोगों का हुजूम, हजारों बल्कि मैं कहूं अगर लाखों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। ये देखें आप, ये प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ, ये देखिए हाथ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए, ये देखिए आप। मोदी का रोड शो 11 किलोमीटर का था। आज रात वो सूरत के सर्किट हाउस में बिताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर गुजरात के विपक्षी दलों को कम से कम आज की रात चैन की नींद नहीं आएगी। सूरत में गोपी घांगर और साहिल जोशी के साथ निशांत चतुर्वेदी, आज तक। तो आज की रात नरेंद्र मोदी सूरत में ही गुजारेंगे। कल उनका सूरत में बेहद व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें रोड शो की हैं, जो आधे से ज़्यादा अपना 11 किलोमीटर का जो पूरा सफ़र तय करना है, उसका आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सर्किट हाउस में सूरत में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई जुड़ चुके हैं। राजदीप, मिशन गुजरात और मिशन गुजरात के तौर पर इस रोड शो को हम शुरुआत के जैसा माने या शुरुआत माने तो क्या ये आगाज है, और है तो कैसा? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात साफ है सईद कि ये जो मिशन है गुजरात में आज लॉन्च हुई है, मिशन 2017 और मिशन 150 सीट, 182 में से बीजेपी की टारगेट है 150 मिले, क्योंकि ये पहली बार मिला था माधव सिंह सोलंकी को 1985 में, जो रिकॉर्ड माना गया है। बीजेपी चाहती है इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उसका पूरा फायदा उठाकर वो चाहती है कि इस बार गुजरात में 3/4 उनको बहुमत मिले। और जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, जो सीन्स देख रहे हैं, ये एक ऐसी जगह में है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सूरत में 30 सालों से कॉर्पोरेटर हो या विधान सभा में उनके जो विधायक हो या लोकसभा में उनके सांसद हो, सब बीजेपी के रहे 30 साल से। तो ये जो रोड शो आप देख रहे हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन इसी सूरत में 1 साल पहले अमित शाह को टारगेट किया गया था पटेल एक्टिविस्टों ने। अब 1 साल में देखिए किस तरह से बदलाव बीजेपी दिखाना चाहती है, ताकि एक मोमेंटम बने नवंबर दिसंबर जब 2017 के चुनाव होते हैं। ठीक है, तो अगर हम राजदीप आपसे जो जिक्र आपने किया 2019 की बात करें, चुनाव की ही बात करें, रोड शो को अलग करके, तो आम आदमी पार्टी और एनसीपी पूरी तरह से इस बार चुनाव लड़ना चाहती हैं। पाटीदार आंदोलन हो चुका है, दलितों पर हमले की कुछ खबरें आ चुकी हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी प्रेडिक्ट करना, या इस बार राह मुश्किल हो सकती है? देखिए, 1995 से सही बीजेपी को 45 से 50% वोट प्रतिशत मिला है, जो किसी और राज्य में बीजेपी को नहीं मिला है। ये बीजेपी का असली गढ़ है, पहला गढ़ है। उत्तर प्रदेश तो अब हुआ है। तो एक तरह से हमेशा एक तरह से बीजेपी की एक लहर रही है पिछले 20 सालों में गुजरात में। हाँ, अगर एक महागठबंधन बनता है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, जिग्नेश जो दलित लीडर उभर कर आए हैं, हार्दिक पटेल जो पाटीदार समाज के लीडर बन के उभरना चाहते हैं, अगर वो सब एकजुट आए तो एक टक्कर हो सकती है। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं होता है तो बीजेपी को गुजरात में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बहुत ही मुश्किल है। और ये जो आज तस्वीरें हैं उनको देखकर तो लगता है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी से आज से ही शुरू कर लिया है अपना मिशन 2017। बिल्कुल,
आपको क्या लगता है राजदीप, वो कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे, वो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इस बार बीजेपी को विधानसभा में मुश्किल में डाल सकते हैं? देखिए सही, 2-3 मुश्किलें हैं। एक है कि उनके कई विधायक हैं जो तीसरी या चौथी बार चुनकर आए हैं। कुछ ना कुछ लोकल एंटी इनकम्बेंसी है। ये 2012 के चुनाव में भी थी और तब नरेंद्र मोदी जी को काफी परेशानी हुई थी, खासकर कि ग्रामीण इलाकों में जहां सूखा पड़ा हुआ था 2012 में। अब भी ऐसे कई इलाके हैं जहां विधायक 3 या 4 बार चुनकर आए हैं, लेकिन उनकी कोई छवि कुछ अच्छी नहीं है। अगर उनको नहीं बदला जाए तो उनके खिलाफ जनता का कुछ न कुछ आक्रोश हो सकता है। ये एक परेशानी है। दूसरी परेशानी है मुख्यमंत्री जो है, विजय रूपाणी जो है, वो नरेंद्र मोदी की तुलना में बहुत ही कमजोर नजर आते हैं। पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है जो चैलेंज दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और तीसरी जो दुविधा एक हो सकती है बीजेपी को कि कुछ जो समाज है, खासकर कि पटेल समाज है, उनको आर्थिक परेशानी भी हुई है और राजनीतिक परेशानी भी। राजदीप, क्योंकि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो एक विकल्प ढूंढ रहा है। राजदीप, हमें आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। विकल्प ढूंढना गुजरात में मुश्किल है। जी, आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया था। अर्जुन मोढवाडिया जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं इस वक्त। अर्जुन जी, क्या आपको लगता है कि आपकी तैयारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखते हुए आप पिछड़ रहे हैं? बीजेपी ने मिशन गुजरात अपना लॉन्च कर दिया है और आपकी तैयारियां अभी नजर भी नहीं आती। देखो, ये रोड से किसकी पॉपुलैरिटी क्या है वो हम तय नहीं कर सकते। रोड शो में तो कोई भी बड़े आदमी आ जाए, उससे रोड शो में लोग भीड़ इकट्ठी होती है और वो तो प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पेक्टेबल भी है, इसलिए रोड शो में वो देखने के लिए आए। कोई नई बात नहीं। यहाँ गुजरात में राखी सावंत आती थी तो भी हजारों लोग निकलते थे। यहाँ सलमान खान भी आते थे तो निकलते थे यहाँ, उससे मेजर नहीं होता। अर्जुन जी, अब तो ये कहा जाने लगा है, लगातार 3 बार से आप सत्ता से बाहर हैं, ये चौथा चुनाव आने वाला है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि गुजरात में कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। आप वो जो आपका बयान है वो आंकड़े पर आधारित नहीं है। पहली बात, मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, तब भी उनकी सब्सिक्वेंटली सीटें कम होती जा रही। यहाँ केशुभाई के समय में 127 सीट थी, उसमें से 115 पे आ गए थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर पॉपुलैरिटी मेजर करनी है तो चुनाव का इलेक्शन से होता है। देखो, वहाँ यूपी में चुनाव जीते तो वहाँ सामने पंजाब में भी चुनाव जीते हैं, लेकिन उसका गुजरात से कोई लेना देना नहीं। गुजरात में तो 1 साल पहले जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का, और या उसमें जिला परिषद, तालुका परिषद और कॉर्पोरेशन में चुनाव हुआ, उसमें 2/3 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने हासिल की। जिला पंचायत और तालुका पंचायत में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। नंबर 3, अमित शाह ने 3 महीने पहले वही सूरत में एक सभा की थी। उसमें विजय रूपाणी नए इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे और वाघानी जी वो इलेक्टेड उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसका सम्मान का प्रोग्राम था वहाँ, और सम्मान में कोई जूता न मारे इसलिए स्टेज पर उसको ये वायर की फेंसिंग लगानी पड़ी। इतना ही नहीं, 2 मिनट में अमित शाह को अपना वक्तव्य पूरा करके स्टेज से पीछे जाना पड़ा। अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया हमारे साथ। राजदीप, कांग्रेस अभी भी संतुष्ट नजर आती है। ये संतुष्टि है या अपनी गर्दन बचाने की कवायद है, या अपने आप को बचाने के लिए दिया गया कोई भी लॉजिक आपको नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है आज तक कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में गुजरात की जनता को कोई विकल्प ही नहीं दिया है। कौन रहे हैं शहीद कांग्रेस के नेता वहां? शंकर सिंह वाघेला, जो पुराने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और जो नए नेता हैं, क्या वाकई उनको कांग्रेस ने संधि दी है? ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने के लिए कोई फ्रीडम दी है कि वो अपने आप जो विधायक हैं वो खुद चुने, या दिल्ली की हाईकमांड द्वारा उनको चुना जाता है?
ये सब सवाल है। कांग्रेस जो है विचारधाराहीन रही है गुजरात में, और लोकप्रियताहीन रही है, और नेताहीन रही है। यही वजह है कि बीजेपी बढ़ती गई। चिमन भाई पटेल जो जनता दल से थे, उनसे कांग्रेस 1990 में जुड़ गई और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तब से कांग्रेस की लगातार गिरावट हुई है, क्योंकि उन्होंने कोई नया विकल्प, कोई नया नेता जनता के सामने नहीं रखा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी हिंदुत्व की राजनीति और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाकर एक तरह से गुजरात पर अपना कब्जा बनाए रखा है। ये हिंदुत्व की राजनीति भी है, विकास की राजनीति, दोनों साथ साथ चलाकर बीजेपी ने गुजरात को अपना गढ़ बनाया है। जी, लीडरशिप की आपने बात की राजदीप, तो क्या ये बात बीजेपी पर लागू नहीं होती? लीडरशिप में तो बीजेपी की लीडरशिप भी कोई बहुत स्ट्रांग और कोई दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ पर सिर्फ मोदी बीजेपी के लिए काफ़ी हैं। अगर बीजेपी में लोकल लीडरशिप न हो तो भी चलेगा, मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि एक तरफ भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के नेता हैं, दूसरी तरफ विजय रूपाणी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जनता को वोट किस नाम पे मांगा जा रहा है? आज रोड शो किसका हो रहा है? विजय रूपाणी का रोड शो नहीं हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। गुजरात के बड़े नेता अमित शाह अब देश के बीजेपी के अध्यक्ष नंबर 2 नेता एक तरह से माने जाते हैं। तो वोट आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर मांग रहे हैं, विजय रूपाणी के नाम पर नहीं। अगर कांग्रेस इसे विजय रूपाणी वर्सेस भरत सोलंकी बना पाए तो कांग्रेस को चांस हो सकता है, लेकिन आपको महागठबंधन बनाना पड़ेगा, आपको अलग अलग समुदाय के साथ जुड़ना पड़ेगा, जिग्नेश जैसे नेताओं से, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं से कुछ राजदीप हम आपको कुछ देर के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर इस वक्त है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें सूरत की रोड शो के बाद की सर्किट हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पड़ाव आज नरेंद्र मोदी का होना है। यहीं वो रात्रि विश्राम करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर इस रोड शो का जिक्र करें, जिसकी चर्चा हम राजदीप से भी करेंगे, बातचीत, उनका भी रिएक्शन लेंगे। ये ज़बरदस्त रोड शो रहा है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड रोड शो अगर इसे कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 11 किलोमीटर का ये पूरा जो सफ़र था, पूरा जो काफिला गुजरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो इस तरह से भव्यता लिया हुआ था, बेहद करीने से वहाँ पर लाइटिंग की गई थी, खूबसूरती से सजा हुआ था, जगह जगह लेज़र शोज़ हो रहे थे जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो रही थी। और ये इस तरह से दर्शाया भी जा रहा था लेजर शो के जरिए। लेकिन गोपी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता गोपी गांगर। गोपी, 11 किलोमीटर का रोड शो एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक का, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगी, कैसे इसकी व्याख्या करेंगी? देखिए, अगर हम 11 किलोमीटर के प्रधानमंत्री के इस रोड शो को डिफाइन करें तो हम यही कहेंगे कि जिस तरीके का लोगों का जोश था, जिस तरीके का पूरी याद जो रोड शो के दौरान लोगों का जो रिस्पांस था वो बेहद ही खूबसूरत था। क्योंकि जिस तरीके से सूरत शहर को भी सजाया गया है, अगर लाइटिंग की बात की जाए, स्टैच्यूज़ की बात की जाए, कटआउट्स की बात की जाए, हर तरीके से ये बेहतरीन हम कह सकते हैं। क्योंकि लगातार यहाँ जो, और ख़ास करके सईद, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री सर्किट हाउस तो पहुँच चुके हैं, लेकिन सर्किट हाउस में भी अब जो सूरत बीजेपी है, जो दक्षिण गुजरात बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की वहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे। करीब ये बताया यही जाता है कि 1 घंटे की ये पूरी मीटिंग है और उसके बाद गोपी दोबारा हम आपके पास आएंगे। यहाँ पर हमें रुकना होगा कुछ देर के लिए, लेकिन गोपी गांगर, निशांत चतुर्वेदी, राजदीप सरदेसाई तीनों हमारे साथ बने हुए हैं और पूरे रोड शो की व्याख्या, पूरे रोड शो का विश्लेषण खबरदार में बस अब से कुछ ही देर देखते रहिए। एक बार फिर से आपका खबरदार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी है। रोड शो उनका हुआ जो अब से बस कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है। 11 किलोमीटर लंबा ये रोड शो 3 घंटे तक चला और
11 किलोमीटर के इस रोड शो के दोनों तरफ जबरदस्त लोगों की भीड़ लगी रही, जो हाथ हिलाकर नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहे, उनके फोटो खींचते रहे और जबरदस्त लेजर शो भी जगह जगह इस रोड शो के दौरान दिखाई दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना और सरकार की योजनाओं को लेजर के जरिए दर्शाया गया। कलाकृतियां बन रही थीं रंग बिरंगी इन तरंगों के माध्यम से, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब से बस लगभग कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। रात्रि विश्राम वो यहीं पर करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये रोड शो इस बात को लेकर है कि गुजरात में इसी साल के अंत में लोकसभा चुनाव होंगे। एक बार हम आपको सीधे लिए चलते हैं सूरत। गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोपी, आगाज हो चुका है मिशन गुजरात का, लेकिन क्या आपको लगता है कि तमाम विभिन्न जो दूसरे बीजेपी विरोधी दल हैं, कांग्रेस समेत आम आदमी या एनसीपी जो इस बार कूद रही हैं, उनसे बीजेपी आगे शुरू में ही लीड ले ली? गोपी, जी बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि गुजरात की राजनीति ऐसी है कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल कभी नहीं चला है। चाहे वो हम बात करें 90 के दशक की अगर बात कर ले, तब भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ये दो ही पार्टी चली है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे लगातार पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा है। हालांकि आज भी आम आदमी पार्टी के लिए जो वजूद, जो ज़मीन बन पानी चाहिए थी, वो अभी तक बन नहीं पाई है। और अगर एनसीपी और जेडीयू की बात करें, क्योंकि एनसीपी और जेडीयू ये दोनों गठबंधन के जरिए गुजरात में इस साल चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एनसीपी के पास महज 2 सीट है और जेडीयू के पास महज 1 सीट है। तो वैसे में ये चुनाव में हम मुश्किल से कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, एनसीपी, जेडीयू जैसी जो पार्टी है, छोटी पार्टी, वो 5 या 10 से ज्यादा सीट ले पाए। वो भी बने रही है हमारे पास हमारे साथ। राजदीप, हम कई सारी बातों को एक साथ समेट कर आपसे जानना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, लीडरशिप का ना होना, पाटीदार आंदोलन और दलितों पर कुछ हमले, इन सब को मिलाकर क्या बीजेपी को कुछ मुश्किलें हैं या बीजेपी के पास साफ रास्ता है, सीधा रास्ता है, क्योंकि विपक्ष गुजरात में नजर नहीं आता कांग्रेस के साथ? सही, पॉलिटिक्स में भविष्यवाणी करना काफी खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आज की तारीख में बीजेपी के लिए गुजरात का रास्ता काफी साफ नजर आता है। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है गुजरात में, वो कम नहीं हुई है, शायद थोड़ी बड़ी भी है, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री बने हैं। वो एक तरह से गुजरात की अस्मिता का जो मुद्दा है उसे जनता के सामने ले जाएंगे। जो मुद्दों का आपने जिक्र किया वो जरूर मुद्दे हैं लोग जनता के सामने, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जो बीजेपी ने कहा है कि वो विकास की जो बात करते हैं, जनता खास करके गुजरात की जनता उनमें विश्वास करती है। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति जो है और मोदी की लोकप्रियता गुजरात अस्मिता से जिस तरह से जुड़ी हुई है, मैं समझता हूं इन कारणों की वजह से आज की तारीख में रास्ता काफी साफ नजर आता है। अगर विपक्ष महागठबंधन बनाए तो शायद टक्कर हो सकती है, लेकिन इस तरह का महागठबंधन बनना आज की तारीख में मुश्किल नजर आता है। बहुत धन्यवाद राजदीप आपकी इन तमाम बातों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपी, बहुत धन्यवाद आपका। सुबह से गोपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और पल पल की खबरें और जानकारी दे रही थी। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 किलोमीटर लंबा रोड शो खत्म हुआ है, तो आज की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में ही गुजारेंगे। कल उनका सूरत में बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन इस दौरे का राजनीतिक महत्व ये है कि इसे पाटीदार समाज के गुस्से पर पानी डालने की कोशिश भी माना जा रहा है, जो कि बीजेपी से नाराज है। तो खबरदार में अब हम नरेंद्र मोदी के सूरत सफारी का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। इससे आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि मोदी गुजरात को लेकर इतने प्रोएक्टिव क्यों हैं।
मेरा गुजराती है, गुजरात के लिए तो गर्व है ना भाई। नरेंद्र मोदी की तरह आज तक कोई प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। धन्य धरा गुजरातनी और धन्य थया सौ आज नाना मोटा हૈया हरखे मोदी जी के साथ आवे आवे सौ कोई आवे पूरा परिवार ने काज जीवन धन्य थईने धबके मोदी जी के साथ। मोदी फीवर से ग्रस्त गुजरात की ये वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी को सुकून दे रही होंगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। मोदी जी से आप लोगों की क्या क्या उम्मीद है? मोदी जी से हमारी उम्मीद है, हमारा देश को परम वैभव पे ले जाने की उम्मीद है मोदी जी से। मोदी जी से हमारी उम्मीद है कि वो विकास है वो अंटू द लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे। भारत पुनः विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा, युवाओं का दोबारा रोजगार मिले। सर जैसा कि स्नैपचैट के सीईओ ने कहा कि इंडिया इज अ रिच एंड पुअर कंट्री, पुअर कंट्री, तो हम मोदी जी से चाहते हैं कि वो हमें ऐसा विकासशील कर दे कि ऐसा कोई दोबारा कमेंट ना कर सके। मोदी के इस ग्रैंड वेलकम से बीजेपी को गुजरात सुरक्षित लग रहा होगा, जहां इसी साल के अंत तक चुनाव हो रहा है। सूरत की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से साफ है, गुजरात में मोदी का मैजिक घटा नहीं बढ़ा है। सूरत में एयरपोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर, ये देखिए आप कटआउट, प्रधानमंत्री का ये 25 फुट, इसको क्या कहें आप, इतना बड़ा ग्रैंड कटआउट यहां पर लगाया है। ये सूरत में शायद सबसे बड़ा कटआउट है अभी, ये शायद सूरत का सबसे बड़ा कटआउट है। कटआउट बहुत बड़ा है, इससे बड़ा भी आगे लगा हुआ है। अच्छा, और आगे बड़ा, और आगे इससे बड़ा लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर कब से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 1 वीक से लगे हुए हैं, 1 वीक से पूरे तैयारी में लगे हुए हैं सब। अच्छा, एक बात बताइए, ये प्राइम मिनिस्टर को लेकर उत्साह समझ में आता है, लेकिन इस हद तक दीवानगी तक ये समझ में नहीं आ रहा। वो हमारे भगवान हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो अभी हम लोग पहले उनको एक पार्टी के जैसे जानते थे, अभी वो सबके भगवान हो गए हैं। ऐसा वो काम कर रहे हैं, गॉड गिफ्टेड है। उनका तुलना मतलब अवतार हम लोगों के बोले, ये तो इनके लिए समझ कुछ भी करना पड़े हम लोग के लिए, खास करके कुछ भी करना पड़े, हम लोग सब तैयार हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए। पार्टी उल्टी सबसे ऊपर। देखिए, आज तक के स्वतंत्रता के बाद ऐसा प्राइम मिनिस्टर अभी तक किसी ने देखा नहीं है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन ही इज द मोस्ट डायनामिक प्राइम मिनिस्टर, दैट इज व्हाई वी आर ऑल आर हियर। सूरत में मोदी के स्वागत की अभूतपूर्व तैयारियां की गई थीं। पूरा शहर मोदीमय था। मोदी की तस्वीरें, मोदी के नारे, मोदी के कटआउट, मोदी की योजनाएं, जैसे सूरत की सूरत बदल गई थी। यहाँ पर हम खड़े और यहाँ पर ये देखें आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टैचू, और ऊपर देखें, ऊपर इस स्टैचू पर ये फूल गिरा रहा है हेलीकॉप्टर। सूरत पर मोदी की निगाहें यूं ही नहीं हैं। मोदी यहाँ 2 दिन रुकेंगे, इसके पीछे भी सॉलिड वजहें हैं। सूरत को गुजरात की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जो कि पाटीदारों का गढ़ भी है। सूरत के पाटीदारों के राजनीतिक फैसले गुजरात के दूसरे हिस्से के पाटीदारों को भी मान्य होते हैं। गुजरात की 182 सीटों में से 60 सीटों पर पाटीदारों का दबदबा है और पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी से नाराज हैं। गुजरात की 6 करोड़ आबादी में करीब 1.5 करोड़ पाटीदार हैं। गुजरात विधानसभा में पाटीदार समुदाय से 34 विधायक हैं। गुजरात के पाटीदार आर्थिक और राजनीतिक दोनों नजरिए से बेहद ताकतवर माने जाते हैं। आनंदीबेन पटेल, केशुभाई पटेल, विट्ठल रडारिया जैसे कुछ बड़े नाम हैं जो पाटीदार समाज से जुड़े हैं। सोमवार को नरेंद्र मोदी सूरत के किरण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिसका निर्माण पाटीदार ट्रस्ट ने करवाया है। अस्पताल के बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में लवजी बादशाह, महेश सवाणी और मुकेश पटेल जैसे बड़े पाटीदार कारोबारी हैं। अस्पताल के उद्घाटन के बाद मोदी पाटीदारों को संबोधित भी करने वाले हैं। किरण हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं सूरत के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा और शानदार हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत में ऐसे बहुत ही कम हॉस्पिटल हैं, लेकिन ये जो पर्दा है, ये पर्दा हटेगा जब प्रधानमंत्री ये पर्दा हटाएंगे। इसका शुभारंभ होगा प्रधानमंत्री के हाथों से। ये हॉस्पिटल में देखें आप, यहाँ पर अभी भी तैयारी चल रही है और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसको कहा जाए। यहाँ पर ये जो बोर्ड आप देखें, इस बोर्ड पे हर एक के नाम है, गुजराती में लिखे हुए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका नाम सबसे ऊपर है। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पर ये देखें अगर आप नीचे, ये चौथा नाम है लालजी भाई का। यहाँ पर नीचे बोर्ड पर लालजी भाई का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वो न सिर्फ उन्होंने सूट खरीदा था, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं।
सूरत के इस किरण अस्पताल की आधारशिला भी मोदी ने ही रखी थी और अब इसकी शुरुआत का फीता भी मोदी ही काटेंगे। लेकिन मोदी और बीजेपी की निगाहें उस पाटीदार समाज पर हैं जिससे रिश्ते का फीता आरक्षण को लेकर थोड़ा ढीला और कमजोर हो गया है। 2 साल पहले गुजरात में हुए पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा झटका सूरत के इसी इलाके में था और यही कारण है कि आज यहाँ पर यह होर्डिंग लगा है, गुजरात का पाटीदार समाज नरेंद्र मोदी का सूरत में स्वागत कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही तैयारी यहाँ आके नहीं रुकती। ये पूरा इवेंट भारतीय जनता पार्टी को कैश इन करना है 2017 के असेंबली इलेक्शन के लिए, यानी विधानसभा चुनाव के लिए। सूरत में गोपी घांघर के साथ निशांत चतुर्वेदी आज तक। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 साल पुराने लिंगराज मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राजनीति के बीच आस्था के लिए नरेंद्र मोदी कैसे वक्त निकाल लेते हैं, ये उसी की एक मिसाल है। लिंगराज मंदिर में मोदी की तस्वीरें देखकर आप मोदी के मिजाज और अंदाज दोनों को समझ पाएंगे। मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का ये नया पड़ाव है। मोदी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में है। एक 1000 साल पुराने इस मंदिर को मोदी ने आज सुर्खियों में ला दिया। सुबह जब नरेंद्र मोदी लिंगराज मंदिर पहुंचे तो उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। सबका अभिवादन और प्रणाम स्वीकार करते हुए वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचे और धीरे धीरे चलकर गर्भगृह तक आए। एक 1000 साल पुराने इस अद्भुत मंदिर में उन्होंने विधिवत भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें शिव के इस परम धाम की महत्ता बताई। सोसाइटी की तरफ से प्रफुल्ल मकदम जी मंदिर के बारे में सारी जानकारी इनको हिस्ट्री बता दिए थे और जब मंदिर के अंदर में गए, नाट्यशाला हुए, यज्ञशाला होकर गर्भगृह में प्रवेश किए तो गर्भगृह में हम आप जल, फूल, दूध और नारियल और प्रसाद जो कि बिलपत्र फूल, ये सारे सामग्री जो इनके लिए रखे थे उन्हीं के हाथ में हम मंत्र पाठ करके शिव सभ्यजात मंत्र में और शिव गायत्री के मंत्र में जल अर्पण करवाए, दूध अर्पण करवाए। फिर त्र्यंबकम मंत्र से महामृत्युंजय के मंत्र में इनको बिलपत्र फूल चंदन सारे अर्पण करे। भगवान का लिंग का शिवलिंग के ऊपर में हाथ रख के माथा टेक के दर्शन पूजा करके पूजा संपन्न की। पूजा अर्चना के बाद मोदी मंदिर के प्रांगण में घूमते रहे। कभी पलटकर विशाल विमान को देखते, कभी मंदिर की दीवारों के स्पर्श कर इतिहास के गर्त में जाने की कोशिश करते। ओडिशा और भारत की इस महान कलाकृति को मौन होकर मोदी निहारते रहे। नरेंद्र मोदी देश विदेश के जिन मंदिरों में जाते हैं वहां प्रधानमंत्री नहीं रह जाते, एक सामान्य भक्त की तरह खुद को समर्पित कर देते हैं। लिंगराज मंदिर के पुजारियों के लिए मोदी का यहां आना एक यादगार मौका बन गया। किसी ने मोदी से हाथ मिलाया, किसी ने सेल्फी खिंचवाई, किसी ने मन की बात भी की। पंडित जी, आपने जब जलाभिषेक दिया तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहते हुए जो है जलाभिषेक किया लिंगराज के ऊपर? लिंगराज से जलाभिषेक एवं पुष्पांजलि कर ले, क्लीन इंडिया, भारत महान, कहीं पुष्पांजलि दीजिए। और भारत के स्वस्थ होने की भी उन्होंने कामना की। सभी लोगों का कामना, शुभकामना करेंगे, पुष्पांजलि दीजिए। आपने ये भी बताया कि इस पूजा का महत्व क्या है? महत्व ही तो जे हमारा पास जो भक्त आएगा से सबका वरदान पाएगा, किंतु प्रधानमंत्री के लिए मेरा वरदान आएगा नहीं, मेरा भारत क्लीन इंडिया अवश्य। लेकिन प्रधानमंत्री कितनी देर रहे और उन्होंने बिल्कुल पूजा अर्चना करी? 13 मिनट रहेगा। क्या क्या आपने सामग्री जो है वो यूज की प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना कराते समय? खीर, जल, दही, नबात, कमल का फूल एवं बेलपत्री। मोदी ने धर्म और अध्यात्म को जनता से संवाद करने का जरिया बना दिया है।
अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद वो सोमनाथ गए थे। इससे कुछ दिनों पहले वो काशी विश्वनाथ के द्वार पर थे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ दिल्ली के अक्षरधाम के अहाते में गुफ्तगू से उन्होंने कूटनीति से अध्यात्म का कनेक्शन जोड़ा था। स्वर्ण मंदिर में अफगानिस्तानी राष्ट्रपति के साथ उनका लंगर में भाग लेना भी एक नए किस्म की कूटनीति थी। सच तो यह है कि ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। हिमांशु मिश्रा, भुवनेश्वर, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय देखिए आगे श्वेता सिंह के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए आज तक।